स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से आपको बड़ी जानकारी दे, हरीश रावत को लेकर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने बड़ा बयान एक बार फिर से दिया है। बीजेपी को हरक सिंह रावत ने बड़ी नसीहत दी है। हरक सिंह रावत ने कहा कि टारगेट करने से मजबूत हो रहे हैं हरीश रावत और अमित शाह और प्रहलाद जोशी भी हरीश रावत पर निशाना साध चुके हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत पर बीजेपी नेता लगातार निशाना साध रहे हैं और इसी को लेकर हरक सिंह रावत ने पार्टी को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है उसी की वजह से हरीश रावत मजबूत होते जा रहे हैं। बताएं आपको कि अमित शाह ने भी हरीश रावत को लेकर बयान दिया था। तमाम पार्टी के बड़े नेताओं ने हरीश रावत पर निशाना साधा है। अब मैं बिल्कुल, मुझसे अगर कोई सही कहे तो ज्यादा किसी को अगर टारगेट अगर आप करते हैं तो वो मजबूत होता है। मेरी रणनीति अगर मुझसे कोई कहता तो मैं दूसरी रणनीति बनाता। मैं तो टारगेट उसको करता जो दौड़ में नहीं है, उसको आगे करता, टारगेट करता। जैसे कि जो है, अब पता नहीं, टारगेट तो करने नहीं चाहिए किसी को। और ज्यादा जानकारी के साथ विनोद मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। विनोद, लगातार हम देख रहे हैं कि हरक सिंह रावत एक के बाद एक कांग्रेस के पक्ष में बयान दे रहे हैं। पार्टी को एक बार फिर से नसीहत दे दी कि अगर टारगेट किया जाएगा हरीश रावत को तो मजबूती बढ़ेगी उनकी। बिल्कुल, देखिए अब जया उत्तराखंड में चुनाव नजदीक है, वो ऐसे में लगातार बयानबाजी तो जरूर रही है, लेकिन पूर्व में ऐसा देखा गया है, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर अभी अपने भ्रमण पर उत्तराखंड आए हुए हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, दोनों ही नेताओं ने लगातार हरीश रावत को आड़े हाथों लिया है। और ये भी माना जाए कि कांग्रेस छोड़कर सभी नेता हरीश रावत के पीछे पड़े हैं, यानी केंद्रीय भाजपा आलाकमान ये मान चुकी है अगर किसी से फाइट है तो वो केवल हरीश रावत, जिसके चलते हरीश रावत को ही टारगेट किया जा रहा है। अमित शाह हो या फिर प्रहलाद जोशी, तमाम केंद्रीय नेताओं के द्वारा हरीश रावत को ही टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि सब नेता मान चुके हैं अगर उत्तराखंड में चुनाव जीतना है तो हरीश रावत से ही सबसे बड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। जिसके चलते हरक सिंह रावत ने कहा है, बयान में अपने कहा है कि अगर हरीश रावत को ही भाजपा संगठन टारगेट करता रहेगा तो भाजपा पार्टी को नुकसान होगा और हरीश रावत और मजबूत होते जाएंगे। तो जिस तरह से हरक सिंह रावत का ये बयान है उससे जरूर खलबली का माहौल है। आखिरकार अपने ही पार्टी के भाजपा संगठन पर उन्होंने उंगली उठाई है और प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं कि आखिरकार भाजपा संगठन लगातार हरीश रावत को निशाने पर ले रहा है, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी हो, लगातार अलग अलग मुद्दों पर कांग्रेस को छोड़कर हरीश रावत के पीछे पड़े हैं, उनको ही आड़े हाथों ले रहे हैं। यानी भाजपा मान चुकी है अगर किसी से जब किसी के साथ बिल्कुल। और देखिए हरक सिंह रावत का ये भी कहना है कि अगर उनसे पूछा जाए तो वो ऐसे लोगों को टारगेट करेंगे जिनका नाम चर्चा में नहीं है, यानी कि वो चाहते हैं कि इस तरीके की रणनीति पर पार्टी काम करे। बहुत शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी के लिए। वहीं उत्तराखंड में बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी है। आज उत्तराखंड में बीजेपी की चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई। इसको लेकर बीजेपी के उत्तराखंड चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कहा कि अब की बार 60 के पार के लिए हम रणनीति तैयार कर रहे हैं। प्रहलाद जोशी ने कहा कि 15 से 16 नवंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उत्तराखंड के दौरे पर होंगे। हमारे जनप्रतिनिधियों से एमएलए के अलावा जो जनप्रतिनिधि रहते हैं, जिला पंचायत के मेंबर, जिला पंचायत के अध्यक्ष, ऐसे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि रहता है उन लोगों से मैं मिल रहा हूं। और आज हमारा पहली बार चुनाव निर्वहण समिति, इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का हम मीटिंग आज कर रहे हैं। उसमें डिटेल में चुनाव मैनेज हर एक क्षेत्र में कैसा चले, कैसा करना चाहिए, वो भी हम आज चर्चा कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी सबको विश्वास में लेके हम इस बार 60 पार, ये जो हमारा एक लक्ष्य है, वो लक्ष्य पारित करने के लिए आज पूरा दिन विविध स्तर का आज हमारा बैठक है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज राणा मेरे सहयोगी मौजूद हैं। पंकज, लगातार बीजेपी रणनीति तैयार कर रही है और इसी को लेकर एक महामंथन भी किया गया। जेपी नड्डा का भी दौरा है, तो विस्तार से इसके बारे में जानकारी दीजिए। जी देखिए, उत्तराखंड में चुनावी मोड पूरी तरह से सज चुका है और हर दल अपने स्तर से तैयारी में जुटा हुआ है। लेकिन बीजेपी की अगर हम यहाँ बात करें तो बीजेपी अब बूथ मैनेजमेंट में लगी हुई है। अपने जो 33 फ्रंटल संगठन है उनको मजबूत करने में लगी हुई है। ऐसे लोग जो जनप्रतिनिधियों के बीच में रहते हैं, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हो, प्रधान हो या पार्टी के ऐसे नेता हों जो हमेशा अधिकांश जनता के बीच में रहते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं, उन लोगों की अब पार्टी को याद आ रही है। उनके साथ मीटिंग की जा रही है। चुनाव प्रबंधन की समिति की कल बैठक हुई थी जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई है। तो ये इशोर इशारे कर रहा है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि अपने उन तमाम नेताओं को मजबूत करना होगा जो जनता के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में रहकर सरकार की तमाम नीतियों को पहुंचाने का काम करते हैं। जो नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, वो तो अपने स्तर से काम करते ही हैं, लेकिन ऐसे लोग जो फ्रंटलों के संगठन हैं, तमाम जो जिला पंचायत सदस्य हैं, प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, उन तमाम लोगों को पार्टी अब याद कर रही है। उनके साथ मीटिंगों का दौर किया जा रहा है। कल जो चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक जया हुई है उसमें महत्वपूर्ण बात ये रही है कि पार्टी के जो 13 फ्रंटल संगठन है, 13 विभाग हैं, यानी कि हम महिला मोर्चा की बात करें, युवा मोर्चा की बात करें, किसान मोर्चा की बात करें, बुद्धि प्रकोष्ठ की बात करें, संस्कृति प्रकोष्ठ की बात करें, ऐसे 13 फ्रंटल संगठन भाजपा के हैं। उन 13 फ्रंटल संगठनों के प्रमुखों को ये कहा गया है कि वो हफ्ते में 2 दिन पार्टी कार्यालय में बैठें, उसके साथ साथ मीटिंग करें और ऐसे मुद्दों की छानबीन करें जिनको जनता की ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि उनको पूरी तरह से रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। 1 हफ्ते के अंदर ये रिपोर्ट अब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दी जाएगी। उसके बाद जेपी नड्डा, चुनाव प्रभारी और तमाम जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष हैं, वो देहरादून आएंगे। वो इन फ्रंटल संगठनों के साथ बैठेंगे, उनके साथ बातचीत करके आगामी रिपोर्ट तैयार करेंगे। यानी कि ये कहा जा सकता है कि अब रोड मैप पार्टी तैयार कर रही है और हर तरह से, चाहे वो OBC वर्ग हो, SC ST वर्ग हो, अल्पसंख्यक वर्ग हो, चाहे वो पंजाबी समाज हो, इसके अलावा अन्य तमाम जो भी प्रकोष्ठ भाजपा के हैं, उन प्रकोष्ठों के लोगों को सबको ये कहा गया कि वो अपनी रिपोर्ट तैयार करके संगठन को भेजें, ऐसे मुद्दों की तलाश करें जिनको लेकर जनता नाराज है, उनके समाधान के लिए पार्टी क्या कर सकती है, सरकार क्या कर सकती है। इन तमाम चीज़ों पर चर्चा की गई है और आगामी दिनों तक ये कहा जा सकता है कि अब हर तरह से चुनाव प्रबंधन समिति की बैठकें अपने अपने स्तर से, जिला स्तर पर, फिर बूथ स्तर पर, अलग अलग स्तरों पर होंगी जिनको जिम्मेदारियां दी गई हैं। फिर ये रिपोर्ट बनाकर संगठन को जाएगी, संगठन इसे हाईकमान को भेजेगा। उसके बाद 10 दिन के अंदर ये तमाम चीज़ें संगठन कर लेगा। उसके बाद आगामी चुनावों के लिए अपने नेताओं को जमीनी स्तर पर उतारा जाएगा ताकि सरकार की नीतियों को, और जो मुद्दे ऐसे हैं जिनको जनता ये कह रही है कि उनको भरोसा नहीं हो रहा है, उन पे जनता नाराज है, उनको अब समाधान की ओर आगे पार्टी जाने वाली है। जी, बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। जहां उत्तराखंड में पिछले दिनों 3 CM फेस बदले जाने को कांग्रेस मुद्दा बनाकर इसके बीजेपी का फेलियर बताने में जुटी हुई है, तो वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस से पूर्व CM रह चुके और मौजूदा वक्त में बीजेपी नेता विजय बहुगुणा राजनीति में रोटेशन पॉलिसी को बेहतर मानते हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक के लिए पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का कहना है कि जो आज मंत्री है, मुख्यमंत्री है, वो कल पार्टी का काम संभालेंगे। विजय बहुगुणा ने कहा कि पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी। इनके इस बयान के सियासी गलियारों में कई मायने निकाले जा रहे हैं, कई अटकलें भी लगाए जा रहे हैं। रोटेशन पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी में, अब सबको समझ में आ गया। गुजरात में कर दिया कि नहीं किया? वंस अ मिनिस्टर, वंस अ चीफ मिनिस्टर, ऑलवेज अ चीफ मिनिस्टर, ये सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलता है। आज आप मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, कल आप पार्टी का काम कर सकते हैं। तो जो रोटेशन पॉलिसी है तो वेलकम, अच्छी बात है। वहीं उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी 15 नवंबर से उधम सिंह नगर जिले में किसान संकल्प यात्रा की शुरुआत करने जा रही है और ये यात्रा जशपुर विधानसभा से शुरू होकर खटीमा विधानसभा तक जाएगी और इसकी शुरुआत आम आदमी पार्टी के पंजाब से सांसद भगवंत मान करेंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा से अखिल भारतीय स्तर पर चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन करती है, किसानों की मांग को समर्थन करती है, देती है। और केंद्र सरकार इन कृषि कानून की आड़ में कृषि को व्यवसाय बनाना चाह रही है, लेकिन जो भारत जैसे कृषि प्रधान देश में संभव नहीं है, क्योंकि हमारी परंपरा, हमारी मान्यता कृषि से जुड़ी हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भूमि से जो उपज होती है, हम उस उपज और भूमि की पूजा करते हैं।
और चलिए अब आपको देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। छावनी परिषद देहरादून को स्वच्छता के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार मिलेगा। 2020-21 के सर्वेक्षण के तहत देहरादून छावनी परिषद को स्वच्छता के लिए चुना गया है। 20 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में कैन टू बोर्ड को ये पुरस्कार दिया जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को कम करने की अनूठी पहल के तहत ये पुरस्कार गया है। तो ये बड़ी उपलब्धि है देहरादून के लिए, प्रदेश के लिए। सिंगल यूज प्लास्टिक में भी काफी अच्छा काम किया गया, जिसके लिए सम्मानित किया जाएगा। और 20 तारीख को कार्यक्रम होगा राष्ट्रपति भवन में, जहां पर छावनी परिषद को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर कैसी सियासी बयार बह रही है? लोग क्या सोच रहे हैं? लोग किन बातों पर चर्चा कर रहे हैं? उनके मुद्दे क्या हैं? ये समझने के लिए, ये जानने के लिए जरूरी है कि आखिर क्या चल रहा है। अब हम आपको लेकर चलते हैं देहरादून। हमारे संवाददाता पंकज राणा वहां मौजूद हैं, जो सीधे आम लोगों से करेंगे बात और पूछेंगे कि 2022 चुनाव से पहले उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। उत्तराखंड में चुनावी बिसात सज चुकी है और सुबह का जब वक्त होता है तो लोग चाय की दुकानों पर चुनावी चर्चा के लिए पहुंचते हैं। और इस दुकान पर आप देख रहे हैं तमाम स्टूडेंट हैं, कुछ लोग हैं जो बैठे हुए चाय की चुस्कियां भी ले रहे हैं और चर्चा भी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है। हम उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह का माहौल आने वाले दिनों में होने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड में चुनावों के लिए 3 महीने का वक्त बचा है और 3 महीने में लोगों को बहुत सारी चीज़ें सोचनी है कि आगे क्या होने वाला है, कौन सरकार उनके लिए बेहतर काम कर सकती है। और देखिए चाय की चुस्कियाँ चल रही हैं, बात कर लेते हैं। चुनाव का माहौल अच्छा है, बीजेपी सरकार बढ़िया काम कर रही है हमारी, हम उसको सपोर्ट करते हैं। मैं खास बीजेपी से हूँ और मुझे नहीं लगता इससे बेहतर सरकार उत्तराखंड में आ जाएगी। उत्तराखंड क्या, ऑल भारत की बात करूँ। चुनावों के बारे में क्या सोचा है? विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, आप तो वोट डालते होंगे। वोट है? हाँ, वोट है हमारा। क्या लग रहा है, क्या माहौल बनेगा? देखिए, जिस तरह काम चल रहे हैं, जिस तरह हमारी सरकारें काम कर रही है, जिस तरह हमारे युवा सरकार चल रही है, तो हमें ये लग रहा है कि जो बीजेपी का नारा है कि अब की बार 60 पार। महंगाई कितनी बढ़ रही है? महंगाई का मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे आप देखिए क्या होता है, जब एक बार किसी सरकारी आदमी की अगर 1 महीने की सैलरी रुक जाती है तो उसके घर का डिसबैलेंस हो जाता है, घर की आर्थिक स्थिति डिसबैलेंस होती है। पेट्रोल 105 रुपये हो गया। मैं वही बता रहा हूँ आपको। पहले पूरा सुनिए, जब आप देखिए हमारा देश 2-3 महीने बीच में बंद रहा है। क्या सोचा है आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत? क्यों, कैसे कैसे लग रहा है? आम आदमी पार्टी काम कर रही है, कांग्रेस काम कर रही है, भाजपा काम कर रही है और भी कई दल काम कर रहे हैं, तो आप भाजपा को क्यों सपोर्ट करते हैं? हम भाजपा को इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि भाजपा के नेतृत्व में जो उत्तराखंड में जो कार्य हुए हैं, विकास के कार्य बोलो, रोजगार के कार्य बोलो। चाय पी ली आपने? कितना मीठा था चाय में? बहुत मीठा था। सरकारी मीठी है? मतलब सरकार मीठी नहीं है, पर सरकार जो कार्य कर रही है, जो युवाओं के लिए कार्य कर रही है, जो विकास के कार्य कर रही है, वो अभी प्रदेश में बहुत अच्छे तरीके से और अच्छे स्तर पर चल रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है कॉलेजों में, क्या चल रहा है? पढ़ाइयाँ, बेरोजगारी, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि युवा हैं। मैं रोजगार की बात अब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रोजगार चाहिए। देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी को छोड़ दिया जाए तो जो पिछले 4 साल में जो 2 मुख्यमंत्री भाजपा के द्वारा चेंज किए गए, वो बिल्कुल जुमलेबाजी का काम किया उन लोगों ने। बिल्कुल रोजगार के प्रति बिल्कुल उनका रुझान नहीं था। युवाओं को केवल छलने का काम, उत्तराखंड के युवाओं को छलने का काम किया है।